तो अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का यहाँ पे कार्यक्रम था और कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। और पीछे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। पूरा कार्यक्रम डिटेल से आगे आपको मिलेगा, करीब 1 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे सामने बिल्कुल यहाँ पे है, दिखाइए एक बार। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नरेंद्र मोदी केशव प्रसाद मौर्य, जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य। एक बार करतल ध्वनि से अपने मुख्य अतिथि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। भारत माता की माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर गरिमामय उपस्थिति प्रदान करते हुए इस लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का भी आगमन हुआ है। आप सभी लोगों का मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के लिए चाहता हूं कि आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे मुख्य अतिथि जी को लेकर के आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जनानंद राय जी, माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव जी, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के क्षेत्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के सोशल मीडिया के वॉलंटियर सम्मेलन में हमारे बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी मौजूद हैं। हमारे बीच में आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सज्जनानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण पाल जी, आदरणीय दिनेश लाल यादव जी, हमारे सभी निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय अशोक सिंह जी, हमारे जिले के लोकसभा के प्रभारी आदरणीय सुनील गुप्ता जी। सज्जनानंद राय जी से भी आग्रह करूंगा कि आप आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। लोकप्रिय सांसद माननीय दिनेश लाल यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं अपने जिले के प्रभारी आदरणीय अशोक सिंह जी से भी आग्रह करूंगा आप भी स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद दिनेश लाल यादव जी से भी आग्रह है कि आप पुष्प और मोमेंटो देकर स्वागत करें। पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष हमारे वॉलंटियर सम्मेलन के इस कार्यक्रम में आप आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी इस सोशल मीडिया सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और एक एक कार्यकर्ताओं के दिल में जगह बनाने वाले आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सज्जनानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो आज भी हमारे सांसद हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल भी हमारे सांसद रहेंगे, ऐसे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। मुझे कोई भाषण नहीं करना है और आदरणीय केशव जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। केशव जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के नेता की हैसियत से अप्रतिम संघर्ष करने का काम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज राम मंदिर
बन करके तैयार है और लोक निर्माण मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था, प्रत्येक आदमी को आदमी से जोड़ने का काम किया था। आज हमारे ग्राम विकास मंत्री के रूप में गांव के विकास में आहरने लगे हुए हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। आप सबकी तरफ से, सभी सोशल मीडिया के साथियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिनेश जी ने गाना दिया था चुनाव के पहले कि अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। आज की स्थिति यही है कि विपक्षी हुए फरार निरहुआ डटल रहे। जय श्री राम। अभी शशि शेखर जी ने कहा कि निरहुआ डटल रहे, तो ऐसे डटे हुए निरहुआ से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी बात लोगों के बीच में रखें। ये हमारे सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, वो आपकी बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय दिनेश राम यादव जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ऋषियों की धरती, महर्षियों की धरती, साहित्यकारों की धरती, कलाकारों की धरती, आजमगढ़ की धरती पर आज हम सभी लोग अपने बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही चहेते उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और हम चाहेंगे आप सभी लोग एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर और स्वागत करिए और ताली बजाकर स्वागत करिए। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आजमगढ़ की धरती पर। ऐसे हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जिनको देख करके एक एक कार्यकर्ता में इतना जोश आ जाता है, सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। और एक बात मैं आप सबको जरूर बताना चाहता हूं, आपको अभी जो बात बताया कि अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे, तो निरहुआ के डटल रहने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो केशव प्रसाद मौर्य जी थे। और 19 में चुनाव हारने के बाद भी आजमगढ़ का कोई भी काम लेके गया तो आपने तुरंत पास किया और आजमगढ़ को जितनी सड़कें चाहिए थी वो आपने दिया। ये कारण था कि मैं आजमगढ़ में डटा रहा। आपने मुझे कहा था कोई बात नहीं, चुनाव हारे हो लेकिन सांसद तुम ही हो, चिंता मत करो, आजमगढ़ का हर काम होगा। और आपने इतनी ताकत मुझे दिया, तब जाके मैं यहां रह करके और आप लोगों की सेवा करने के लिए बता रहा। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मंच पे है, आजमगढ़ के लाल है और इनका विशेष ध्यान आजमगढ़ पे रहता है। इन्हें जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है, लेकिन ये हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दिन दो दिन पे समय निकाल के और आजमगढ़ में रहते हैं और सभी को बड़ी ताकत के साथ में चुनाव में लगाए हैं। ऐसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे कृष्णपाल जी जो यशस्वी जिला अध्यक्ष हमारे हैं, इनके अनुभव का भी हम लोग लाभ ले रहे हैं और इनका मार्गदर्शन हर कार्यकर्ता को बहुत सही तरीके से मिल रहा है। अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे लोकसभा के जो प्रभारी है हमारे अशोक सिंह जी, आपकी उपस्थिति पूरी बनी है हमारे यहाँ पे और आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे जायसवाल भैया, अरविंद जायसवाल जी, लगातार भैया का प्यार आशीर्वाद बना हुआ है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह भैया, जिनके नेतृत्व में मैं पहला चुनाव लड़ा था, यही पहले डायरेक्टर थे हमारे चुनाव के। और हमारे सुनील गुप्ता जी, बहुत प्रणाम करता हूं। हमारे माहेश्वरी कांत पांडे जी,
हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, ध्रुव कुमार सिंह जी, प्रेम प्रकाश राय जी, देवेंद्र सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, श्री शशि शेखर जी जिनको आपने सुना, श्रीमती वंदना सिंह जी। और एक बात, वंदना जी के साथ जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो एक नया नारा मुझे मिला, जहां से चुनाव आप लड़ी थी, सगड़ी सबसे तगड़ी। ये बड़ा एक कमाल का मुझे मिल रहा है क्षेत्र में जाने के बाद। हमारे अखिलेश कुमार मिश्र भैया जो चुनाव लड़े थे हमारे सदर से, बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं और बहुत मजबूती से लड़ाते हैं। ऐसे हमारे भैया को भी मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे सत्येंद्र राय जी जो हमारे चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, भैया भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। हमारे ब्रजेश यादव जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत शानदार, ये सोशल मीडिया पे ललकारते हुए इनको आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छा ललकारते हैं ये। हमारे पीयूष मिश्रा जी, तेज बहादुर पाल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, शोभित श्रीवास्तव जी, सौरभ सिंह जी, यादवेंद्र सिंह जी, नितेश सिंह जी, अंकित यादव जी, और मंच पे जितने भी हमारी माला जी, जितने भी सम्मानित मंच पे हमारे नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां जितने हमारे सोशल मीडिया के आप भाई बंधु, हमारी बहनें उपस्थित हैं, आपको भी बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे मीडिया के बंधु हैं, आपको अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे जो प्रशासन के लोग हैं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लगे हुए हैं। और मैं ज्यादा कुछ भाषण आज नहीं करूंगा क्योंकि मैं रोज आपके बीच में आ रहा हूं, अपनी बात रख रहा हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं और सोशल मीडिया पे इनका इतना क्रेज है कि आप सभी जानते हैं कि इनके क्रेज के आगे सबका क्रेज फीका पड़ जाता है। ऐसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमें आज मिलेगा। और मैं सिर्फ आप लोगों को इतना सा कहना चाहता हूं कि चूंकि सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूं, तो आप लोगों के लिए मैंने 2-4 लाइनें ऐसी बनाई है जो आप जिससे जो भी मटेरियल मिलता है उसको तो आप सोशल मीडिया में शेयर करेंगे ही, साथ में अगर उसके पीछे हमारा एक गाना है उसको लगा के शेयर करेंगे तो और मजा आ जाएगा। भारत विकसित देश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा। और ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये संकल्प अगर प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो वो बन के रहेगा। इसके पीछे कारण ये है, मैं बताता हूं, जब राम मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष चल रहा था, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी उस पर पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे। तो कहते थे सब कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने तारीख भी बता दिया है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि नए भारत का नवा युग में नया निर्माण है मंदिर। ये जो मंदिर बना है ये छोटी मोटी घटना नहीं है। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, और भारत विकसित राष्ट्र बन के रहेगा, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर। ये मंदिर प्रमाण है कि जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग वो करके दिखाते हैं। आपने देखा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम 370 हटाएंगे, हटा के दिखाया कि नहीं दिखाया? बताइए, हाथ उठा के बताइए। दिखाया। राम मंदिर बनाने की बात कही तो बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। अगर 3 तलाक हटाने की बात की थी तो हटाया कि नहीं हटाया? हटा के दिखाया। आप देख रहे हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रण ले लिया है कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और विकसित राष्ट्र बनाने के इस संकल्प में जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जब अब की बार 400 पार है और सीटों की गिनती शुरू हो, तो ए से आजमगढ़ पहली सीट होनी चाहिए, शुरुआत किसी आजमगढ़ से होनी चाहिए। और इसके लिए आप सोशल मीडिया के जितने हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, आप सबसे बड़ी ताकत है।
आप इतनी बड़ी ताकत है कि प्रधानमंत्री जी आज एक एक पल एक एक क्षण इस देश के लिए खपा रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो उसको मीडिया के द्वारा आप घर घर में हर मोबाइल में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि दिल में भी मोदी और मोबाइल में भी मोदी, दोनों जगह जब मोदी मोदी रहेगा तो 100% जो इस देश ने चाहा है, इस देश की जनता जो चाह रही है कि अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अपना पूरा समय अपने मुख्य अतिथि को देना चाहता हूं और मैं अपने वाणी को दूंगा विराम, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारे के साथ हम अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जी को सुने। भारत माता की, भारत माता की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। करके भाग जाते हैं लोग, सेव नहीं कराना है, सेवा का आया है। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं, जोर से बोलना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शाहजानंद राय जी, समाजवादी पार्टी जिस आजमगढ़ को अपनी जागीर समझती थी, आप सब कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद देकर के आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को जिता करके बता दिया कि सैथई खानदान के लोगों की जागीर नहीं है, ये आजमगढ़ वालों का है। और जो यहाँ आजमगढ़ वालों के बीच में रहे, ऐसे दिनेश लाल यादव निरहुआ ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेना के सिपाही बनकर के यहाँ से चुन करके जाएंगे। ऐसे आज हमारे सांसद और प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, श्री कृष्णपाल जी, और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय श्री अशोक सिंह जी, सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मण मौर्य जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी, लोकसभा के प्रभारी सुनील गुप्ता जी, प्रभारी हैं सुनील जी, डॉक्टर महेश्वरी कांत पांडे जी, श्रीमान ध्रुवकांत सिंह जी, प्रेम प्रकाश राय जी, देवेंद्र सिंह जी, जयनाथ सिंह जी, हरेंद्र सिंह जी, शशि शेखर जी, पूर्व विधायक वंदना सिंह जी, हमारे प्रत्याशी रहे श्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्री अरविंद जायसवाल जी, आदरणीय हमारी माला द्विवेदी जी, सत्येंद्र राय जी, ब्रजेश यादव जी, अजय सिंह जी, पीयूष मिश्रा जी, तेज बहादुर पाल जी, सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे शोभित श्रीवास्तव जी, सौरभ सिंह जी, जो सोशल मीडिया की ये सारी हमारी टीम है, यादवेंद्र सिंह जी, नितेश सिंह जी, अंकित यादव जी, लोकसभा संयोजक जो मीडिया सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे सोशल मीडिया के भी इतने कार्यकर्ता साथी हैं जिनकी आज यहाँ पर कार्यशाला है। ऐसे मंच पर भी कई हमारे ब्लॉक प्रमुख गण बैठे हैं, कई अन्य पदाधिकारी बैठे हैं, सामने भी इतनी बड़ी संख्या में जब इस प्रकार की कोई कार्यशाला हो रही हो, उसमें आप सब इस चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पर एकत्र हैं। और सपा है, क्या है? सपा है। और भाजपा यहाँ पर पूरी तरह से, जैसा अभी एक गाने के माध्यम से बता दिया कि निरहुआ डटलवा, क्या यही है ना? आवाज आ रही है कि क्लियर नहीं आ रही है? तो हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहाँ पर डटे हुए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव
यह ऐतिहासिक चुनाव है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव में गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाए गए और 272 प्लस का नारा दिया, तो 283 सांसदों के साथ अकेले भारतीय जनता पार्टी संसद में पहुंच करके इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बहुमत प्राप्त किया था। आप सबको मालूम है 2014 के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और 325 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के साथियों के साथ शानदार वापसी किया और जो 2017 में कमल खिला वो 22 में भी खिला। 2014 और 2017 का चुनाव देख करके सपा, बसपा, कांग्रेस, यह सारे लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अलग अलग लड़के नहीं रोका जा सकता। इन्होंने 2019 में गठबंधन कर लिया। सपा, बसपा, उस समय तो भारतीय समाज पार्टी भी हमारा साथ छोड़ करके वो चले गए थे, लेकिन यह खुशी की बात है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का फिर से हिस्सा बने। और आज मैं यह कह सकता हूं कि जैसे 2019 में इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन के कारण थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी पहुंचा, लेकिन 2024 में जो सीटें हारे थे वह भी जीतेंगे, जो जीते थे वह भी जीतेंगे। यह लक्ष्य लेकर के हमको मैदान में डटना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष हताश है, निराश है, उदास भी है। उनको डर लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। अभी जो 10 वर्ष में आपने देखा है वो तो टेलर है, असली फिल्म तो 4 जून को 400 पार होने के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। ये सारे विरोधी डरे हुए और सब दिन रात इस कोशिश में लगे हुए कि कैसे भी करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री ना बनने दें। आप बताओ, ये सारे विरोधी मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने से रोक सकते हैं क्या? नहीं। दोनों हाथ में बताओ, रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसलिए इस समय ये सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के साथी संगी, ये सब एक साथ मिल करके एक लक्ष्य लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेंगे। अरे जब तुम सब मिल करके 2019 में नहीं रोक पाए, हम उत्तर प्रदेश में 51% वोटों के साथ 64 सांसद जिताने में कामयाब हुए और जब उपचुनाव हुआ तो हम तो आजमगढ़ और अखिलेश यादव जी के चच्चा आजम खां का रामपुर भी छीन लिए थे, जीत लिए थे, वह हम भूले नहीं। आप सब कर्म शक्तिशाली हो। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। जो हमें वोट देता था वह तो हमें वोट दे ही रहा है, जो हमें वोट नहीं देता था 2024 में वह भी हमें वोट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वह जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश केवल 5 साल आगे नहीं जाएगा, बल्कि हमारा देश 100 साल आगे बढ़ जाएगा, विकसित भारत की गारंटी के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। और केवल वर्तमान नेतृत्वकर्ताओं के लिए ही नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज साइबर योद्धा के रूप में, सोशल मीडिया के कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का काम कर रहे, आने वाला समय आपका है। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। सपा तो आप ध्यान रखना, 4 जून को 400 पार होने के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा भाजपा गठबंधन के जीतने के बाद सपा का नाम बदल करके समाजवादी पार्टी हो जाएगा। अभी तो ये प्रत्याशी बदल रहे हैं।
कांग्रेस मुक्त भारत देश होना शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश, वहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा के साथ हो रहा है। वहां नामांकन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक वहां निर्विरोध निर्वाचित हुए, क्योंकि कांग्रेस को प्रत्याशी ही खोजने से नहीं मिला। यह शुभ संकेत जब अरुणाचल से यहां आ रहे हैं, तो यहां तो उत्तर प्रदेश तो कमल के फूल का गढ़ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है। यही बाबा विश्वनाथ जी के नगरी से वह लोकसभा के प्रत्याशी हैं, यहीं से सांसद बनकर के देश का नेतृत्व करने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपने आजमगढ़ का सूखा समाप्त कर दिया और बता दिया कि आजमगढ़ हम जीत सकते हैं, वैसे ही आज यहां मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, देश के अधिकांश राज्यों में इंडी गठबंधन का खाता खुलने वाला नहीं है। बौखलाए हैं, घबराए हैं। मोदी जी के तीसरी बार आने के भय से भयभीत हैं। मोदी जी ने क्या कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उससे भी वसूल करके गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगा दूंगा, यही ना कहा है। अब ये सारे विरोधी केवल एक ही बात चाहते हैं, चाहते कि जो हमने पहले भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है, गरीबों को लूटा, किसानों को लूटा, नौजवानों को लूटा, उसका हिसाब ना लिया जाए। मोदी जी ने कहा जिसने भी देश को लूटा है, जिसने प्रदेश को लूटा है, उनसे मैं पाई पाई वसूल किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। अगर अभी मोदी जी, मेरे साइबर योद्धाओं, सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं, आप बताओ, अगर माननीय मोदी जी कह दे कि चलो अच्छा पिछला हिसाब माफ किया जाता है, तो आप समझिए जिस समय मुंह से एक शब्द यहां निकल जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसी क्षण से श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी सहित सभी इंडी गठबंधन और जो भाजपा विरोधी दल के नेता हैं, ये मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन मोदी जी, जिसने देश को लूटा उसे माफ करना चाहिए क्या? नहीं। एक मुख्यमंत्री थे झारखंड के, इस समय वो जेल में है, और एक मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, वह तिहाड़ जेल में है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनका भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए भ्रष्टाचारियों को सजा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और ये भ्रष्टाचार की जो इमारत खड़ी किया इन सारे विरोधी दलों के लोगों ने मिल करके, करना क्या है? इस इमारत को ढहाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल कमल का बटन दबाना है। ये भ्रष्टाचार की इमारत सदा के लिए ढह जाएगी, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। कमल का बटन दबाने का कष्ट ज्यादा है कि भ्रष्टाचार मिटाना जरूरी है? बताओ। भ्रष्टाचार मिटाना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। भारत माता की जय! भारत माता की जय! कमल का बटन दबा देना। अगर एक कमल का बटन दबाने से एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में जीवन बिता रहा है, उसे प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है, तो क्या गरीब कल्याण के लिए हमें कमल का बटन नहीं दबाना चाहिए? दबाना चाहिए। और एक साइकिल का बटन दबाने से कोई किसी चौराहे पर कोई लाश पड़ी होगी, कोई मार करके चला जाएगा, ऐसे गुंडे और अपराधियों की पार्टी को, माफियाओं की पार्टी को क्या वोट देना चाहिए? क्या नहीं। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, इसीलिए हम दावे के साथ कहा करते हैं कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, बिना भेदभाव के विकास किया है। और अगर आपसे मैं सवाल करूं, तमाम योजनाएं चल रही है,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन 80 करोड़ देशवासियों को मिल रहा है। बताइए, जो हमें वोट नहीं देंगे, ऐसा जिनके बारे में धारणा बना करके बैठे हैं लोग, मोदी जी अगर देश के गरीब को गरीब मान करके उसके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है, अगर आप वोट मांगने नहीं जाओगे तब तो नहीं देंगे, लेकिन अगर आप वोट मांगने जाओगे, कौन क्या है ये भूल जाओ इस बात को। केवल वोट मांगने जाना कि अगर हमने सबका साथ सबका विकास किया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए इस देश को विश्व में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने के लिए कमल का बटन दबाना है। तो आप बताओ, आप वोट मांगने जाओगे तो मना करने के लिए वो आंख से आंख मिला पाएंगे क्या? जो प्रधानमंत्री आवास पाया है, पहले तो यहां हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे, कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, एक हैंडपंप के लिए आप सब कार्यकर्ताओं को गिड़गिड़ाना पड़ता था कि एक हैंडपंप लगवा दीजिए, लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हर घर नल से जल पहुंचा रहे हैं। पहले कोई घर में बीमार पड़ जाए तो बिना कर्जा लिए दवा हो सकती थी क्या उसकी? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के माध्यम से कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया तक का इलाज करा करके बिना एक पैसा खर्चा के स्वस्थ होकर के घर वापस आ जाए, जिसने इलाज कराया है, इसकी सुविधा पाया। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 की 3 किस्त वर्ष में 6,000 पाता है। आप बताओ, जब आप मुझसे कहेंगे कि आपको सम्मान निधि मिलती है कि नहीं मिलती है, तो बताएगा कि मिलती है, तो कहीं आप कमल के फूल को दे दीजिए, तो मना करेगा क्या आपको? दोनों हाथ उठा बताओ, मना करेगा क्या? तो हमें आपको यह काम करना है। बहुत सारी बातें मैं कहूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मेरी एक ही बात है, 2024 का यह लोकसभा का चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाएगा। 2024 का यह लोकसभा चुनाव तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री ही नहीं बनाएगा, बल्कि विकसित भारत की गारंटी पर मोहर लगाने का काम करेगा। 2024 का यह लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का काम भी करेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का भी काम करेगा। सपा बसपा जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को, गुंडागर्दी को, अपराधियों को संरक्षण दिया है, इससे प्रदेश को बचाने का भी काम करेगा। आप सबको केवल क्या करना है, 2024 की लोकसभा चुनाव में अपना फर्ज निभाना है, क्योंकि ऐसा नेतृत्व बड़े सौभाग्य से मिलेगा। इसे मैं जहां भी जाता हूं ये बोला करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इस बात को ध्यान में रख करके मेरे कार्यकर्ता मित्र, आज भारत विश्व की महाशक्ति है, और वह महाशक्ति कहते हैं दुनिया के अनेक देशों में अनेक प्रकार के संकट भारतीयों के सामने खड़े होते हैं, लेकिन 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो और भारत का नागरिक भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा हाथ में लेकर के भारत सम्मान से वापस आ जाए, वह किसके कारण? 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण। आप सबको रूस और यूक्रेन का युद्ध याद होगा। अभी हमारे 8-9 सैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई वहां की अदालत के द्वारा, लेकिन वाह माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप पर गर्व होता है। 56 इंच के सीने वाला ऐसे ही नहीं कहते हैं। कतर के फांसी के फंदे से भारत के उन पूर्व 9 सैनिकों को उतार करके, छुड़ा करके भारत को वापस ला देने का काम करने वाला, उसका नाम नरेंद्र मोदी। ये थे भारत का निर्माण करने वाले। जिस उत्तर प्रदेश को अराजकता का प्रदेश कहा जाता था, जमीन मकान दुकान को कब्जा करना जैसे खिलवाड़ हो गया था। जब यूपी में सपा की सरकार थी, केंद्र में तो हमारी 2014 में बन गई थी, लेकिन सपा का नारा खाली प्लाट हमारा था कि नहीं? था कि नहीं? सपा का नारा खाली प्लाट। जिनके पास कोई प्लाट बचा है, क्या साइकिल का बटन दबा करके अपना प्लाट कब्जा करवाना चाहोगे क्या? और सपा की तरफ के नारा खाली प्लाट हमारा, खाली दुकान हमारी,
ये जो नारा लगाते थे उनके समय यह भी नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में निश्चित गुंडा रहता था कि नहीं रहता था। आज वह गुंडागर्दी करने वाले गुंडा ही कर सकते हैं क्या? आज मैंने सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गाजीपुर आए। आप समझ गए होंगे, उनसे आज सुबह से ही पत्रकार साथी पूछ रहे थे आज वहां पर आए। अरे यार मैं कहा जाने तो मुझे क्या करना, वो जाएंगे हमारा 1 लाख वोट बढ़ा आएंगे, हमारा घटाने को उनकी आवाज नहीं रही है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते। जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है उसका घोषणा पत्र आया है, झूठ का पुलिंदा है। झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन जो कांग्रेस है, वो झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन के मुखिया श्री राहुल गांधी जी का सुनते हो ना आप लोग? सुने कि नहीं सुने मैं नहीं जानता। वो कहते मैं एक ऐसी मशीन लाऊंगा, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो कि आप एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकल करके आएगा। सुना है कि नहीं सुना है? सोशल मीडिया वाले ज्यादा सुने होंगे सब मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे जो प्रधानमंत्री पद के लिए 3 बार लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन वह लॉन्च नहीं हो पाए। देश ने उनको समर्थन नहीं दिया, लेकिन वो 10 वर्ष देश के सुपर प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी। उस समय जो उन्हें करना चाहिए था नहीं किए, और जब देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका तो सत्ता वियोग में जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस तड़प रही है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं। सपा बसपा वालों की कितनी सूची आपके पास होगी कि हमको भी भाजपा में शामिल कर लो, है कि नहीं बताओ? किसी गुंडा अपराधी को मत शामिल करना। कोई कार्यकर्ता बूथ वाला होगा तो उसको जरूर अध्यक्ष जी से बात करके क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष उनको जरूर शामिल करना, क्योंकि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आप सब लोगों ने मनाया हो, और हमारी पार्टी का क्या लक्ष्य है? हमारे लिए सबसे पहले देश है, फिर हमारा दल है, फिर हमारा व्यक्ति है, और बाकी दलों के लिए सबसे पहले व्यक्ति है, फिर उनका दल है, फिर उनके लिए देश है। अंतर साफ है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार युक्त सरकार बनाना चाहते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, कुछ का साथ कुछ का विकास करना चाहते हैं, गुंडों का विकास करना चाहते हैं। आज दंगा मुक्त प्रदेश अगर है तो कमल का बटन अगर दबाया नहीं होता यूपी वालों ने तो क्या दंगा मुक्त प्रदेश होता क्या? यह कमल के बटन का बड़ा महत्व है मेरे मित्रों। लंबी बातें नहीं करूंगा। ये सोशल मीडिया की कार्यशाला है, और ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, अनेक प्लेटफॉर्म है, उन अनेक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हमें मोर्चा भी संभालने का काम करना है। कुछ उनके पास पेड वर्कर होंगे, हमारे पास पेड वर्कर नहीं, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते हैं। मैं बधाई देता हूं। एक चुनाव तो बूथ पर होगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और जिसका बूथ सबसे मजबूत उसकी लोकसभा भी सबसे मजबूत, ये ध्यान रखना। लेकिन हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी मजबूत होना चाहिए। जो कंटेंट मिलते हैं अभी कई चीजें बताया गया है आपको, लेकिन उसके अलावा भी आप बहुत प्रतिभाशाली हो। कई बार ऐसी ऐसी बातें आप सब लिखते हो, कहते हो जो सोचा भी नहीं जा सकता है। आप अपनी प्रतिभा का भी इस्तेमाल करिए। हमें विरोधियों को यह बताना है कि भाजपा आती है तो क्या अच्छा करती है। भाजपा आने का मतलब 370 समाज, रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार। अब कई बार आजकल पत्रकार लोग सवाल पूछते हैं कि मथुरा काशी, हमने कहा बाबा विश्वनाथ का धाम तैयार हो गया है और मथुरा वृंदावन की सज्जा हो रही है, लेकिन आस्था से समझौता हम लोग नहीं करते हैं। जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा पर डटे रहते हैं। आप सबको याद होगा कोरोना का संकट जब आया था, उस समय एक कोरोना का टीका बना था, मालूम है आप लोगों को?
आप में से कोई लगवाया है? दोनों हाथ उठा के बताओ जिन लोगों ने लगवाया है। सबने लगवाया है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने कहा मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगा। पूछा उनसे पत्रकारों ने क्यों नहीं लगवाओगे? कहे कि ये तो मोदी जी का टीका है, ये भाजपा का टीका है। लेकिन जब देखा सबने लगवा लिया तो अभी चुप्पे से लगवाए आए अपनी पत्नी के साथ। लेकिन मैं इनके बारे में ये जरूर कहता हूं, देश के वैज्ञानिकों की तपस्या के फलस्वरूप अगर कोरोना का टीका देश के वैज्ञानिकों ने बना करके दिया था, ये मोदी जी का विरोध नहीं था, ये भाजपा का विरोध नहीं था, देश के उन ऋषि मुनि रूपी वैज्ञानिकों का विरोध करने का पाप किया था। या तो ऐसे लोग हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या में राम भक्तों को गोलियों से भुनवा देते हैं, और जिसने अनेक प्रकार के अपहरण और हत्या के अनेक अपराध किए हो, जिनको उम्र कैद की सजा हो चुकी हो, कोई चला गया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनके यहाँ वोट बैंक तलाशने के लिए जाकर के शोक व्यक्त करने का नाटक कर रहे हो। क्या राम भक्तों का बलिदान नहीं हुआ था? देश के लिए कोई बलिदान करे, उनका सम्मान आप नहीं करो। ऐसे तमाम घटनाक्रम है, लेकिन मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में एक हिसाब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह भी डाल दीजिएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, कहती थी दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं 15 रुपया पहुंचता है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है तो 34 लाख करोड़ रुपया लोगों को भेजा गया, 52 करोड़ बैंक खातों के माध्यम से, और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। अगर उनकी सरकार होती तो 5 लाख करोड़ पहुंचता, 29 लाख करोड़ ये बेईमान खा गए होते। बताइए, ऐसे बेईमानों को मोदी जी को माफ करना चाहिए क्या? आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, चिल्ला रहे, बिलबिला रहे, छापे मत डालो। अगर देश को लूटे हो तो जांच का सामना करो। जांच में निर्दोष होंगे तो आपको अदालत छोड़ देगी, लेकिन अगर जांच में दोषी पाए गए तो अदालत भी आपको छोड़ नहीं रही है। ये हम भी देख रहे हैं और देश भी देख रहा है। हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपना काम संभालना है। आज अभी मुझे मऊ भी यहाँ से जाना है, बहुत सारी बातें और कर सकता था, इतना ही निवेदन करके आप सब कार्यकर्ताओं के पौरुष पराक्रम पर मुझे भरोसा है। आप सब हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। आप आजमगढ़ लोकसभा जीत सकते हो, चुनाव जीत करके आपने दिखा दिया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव जैसी आंधी मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखी। जैसे मोदी लहर इस समय चल रही है, ऐसी लहर कभी देखी है क्या किसी ने? ऐसी लहर कभी नहीं थी। इस लहर का उपयोग करिए, कमल खिलाइए। हमारे दिनेश लाल यादव जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेना का एक सिपाही बना करके यहाँ से भेजने का काम करिए। अभी तो आपके यहाँ 25 तारीख को मतदान है। आज सोशल मीडिया की कार्यशाला थी, इसलिए मैं आया हूँ, बीच में फिर आऊंगा कमल खिलाए बगैर। और ये सैफई खानदान के लोग जहां लड़ रहे होंगे, वैसे 80 के 80 हम जीत रहे हैं, वहां मैं जरूर आऊंगा। ये भी आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।